हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? GK 2020 यूट्यूब चैनल की NCERT वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की NCERT की टेक्स्ट बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 और यह टेक्स्ट बुक में 7वां अध्याय है हमारे आसपास का बाजार। और यह अध्याय में पेज नंबर 86 से 88 पर जो इंफॉर्मेशन दी है उनको बेस बनाते हुए हमने यह वीडियो तैयार किया है। और यह पूरे अध्याय में साप्ताहिक बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल के बारे में बात की गई है और साथ साथ रिटेलर और होलसेलर के बारे में बात की गई है। यानी कि हमारे आसपास कौन कौन से बाजार होते हैं उनके बारे में यह अध्याय में बताया गया है। तो यह वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करें। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 कक्षा 7 की NCERT की टेक्स्ट बुक जिसका 7वां अध्याय है हमारे आसपास के बाजार। और कल हमने साप्ताहिक बाजार के बारे में बात की थी। आज आगे हम मोहल्ले की दुकान के बारे में बात करने वाले हैं। हमने देखा कि साप्ताहिक बाजार हमें कई तरह का सामान उपलब्ध करवाते हैं। बहरहाल हम अन्य तरह के बाजारों से भी सामान खरीदते हैं। ऐसी बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में भी होती है जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती है। कल हमने साप्ताहिक बाजार के बारे में बात की थी, लेकिन साप्ताहिक बाजार इसके अलावा हमारे मोहल्ले के आसपास कई तरह की दुकानें होती है जो हमें अलग अलग प्रकार की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती है। हम पास की डेयरी से दूध, किराना व्यापारी से तेल मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ तथा स्टेशनरी के व्यापारी से कागज कलम या फिर दवाइयों की दुकान से दवाई भी खरीद सकते हैं। इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और स्थायी होती है। आपने भी मेडिकल स्टोर से कोई दवाइयाँ खरीदी होगी, तो मेडिकल स्टोर एक स्थायी और पक्की दुकान होती है, जबकि सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी दिखाई देते हैं। पड़ोस की दुकानें कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती है। हमारे घर के करीब तो वे होती ही है और हम सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय इन दुकानों पर जा सकते हैं। हमारे घर के आसपास जो दुकानें होती है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हम सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय इन दुकानों पर जा सकते हैं। सामान्यतः दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित भी हो जाते हैं और दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देने को तैयार होते हैं। यानी कि आज खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में भी करने की सुविधा होती है, जैसा कि सुजाता के उदाहरण में हमने देखा था। सुजाता ने क्या किया था? सभी किराना स्टोर से सामान खरीद लिया। बाद में एक नोटबुक उन्होंने दुकान की मालकिन से दी और दुकान मालकिन ने 3000 का आंकड़ा दर्ज करके वो नोटबुक वापस कर दी थी। तो सामान्यतः दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित भी हो जाते हैं और दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देने को तैयार होते हैं। यानी कि आज खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में भी करने की सुविधा होती है, जैसा कि सुजाता के उदाहरण में हमने देखा था। आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पड़ोस में भी कई तरह के दुकानदार होते हैं। कुछ तो पक्की दुकानों वाले होते हैं और कुछ सड़क किनारे दुकानें सजाकर सामान बेचते हैं। आपने अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में देखा होगा कि कई दुकानें पक्की होती हैं तो कुछ लोग सड़क के किनारे दुकान सजाकर सामान बेचते हैं। यानी कि सड़क पर चाहे छोटी सी दोस्तों दीवार भी हो तो वहां पर भी ऐसे सामान सजाया जाता है, मान लीजिए कि दुकान ही हो। अंजल मॉल एक 5 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। इमेज में आप देख सकते हैं। यह अध्याय में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात की गई है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का नाम है अंजल मॉल। अंजल मॉल एक 5 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। कविता और सुजाता इसमें लिफ्ट से ऊपर जाने और नीचे आने का आनंद ले रही थी। यह कांच की बनी लगती थी, यानी कि जो लिफ्ट थी वो कांच की बनी थी और वे इसमें से बाहर का नजारा देखती हुई ऊपर नीचे जा रही थी। यानी कि मॉल का नजारा कविता और सुजाता देख रही थी। उन्हें यहाँ आइसक्रीम,
बर्गर, पिज्जा आदि खाने की चीजें, घरेलू उपयोग का सामान, चमड़े के जूते, किताबें आदि तरह तरह की दुकानों को देखना चमत्कृत कर रहा था। मॉल के तीसरे तल पर घूमते हुए वे दोनों एक ब्रांडेड रेडीमेड कपड़ों की दुकान में पहुंच गए। सुरक्षा कर्मचारी ने उन्हें कुछ इस तरह देखा कि वह इन्हें रोक देना चाहता हो, परंतु उसने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कुछ कपड़े और उन पर लगी कीमत की पर्चियां देखी। कविता और सुजाता एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में पहुंच गई। सुरक्षा कर्मी ने उन्हें कुछ इस तरह देखा कि वह उन्हें रोक देना चाहता हो, परंतु उसने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कुछ कपड़े और उन पर लगी कीमत की पर्चियां देखी। एक भी कपड़ा रुपये 3000 से कम नहीं था। शॉपिंग मॉल में जो रेडीमेड कपड़ों की दुकान थी, इसमें एक भी कपड़ा रुपये 3000 से कम नहीं था। यह कीमत साप्ताहिक बाजार के कपड़ों की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक थी। साप्ताहिक बाजार में कोई भी चीज 500-600 रुपये में मिल जाती है, लेकिन यह मॉल में जो रेडीमेड कपड़ों की दुकान थी, इसमें जो पर्चियां लगाई गई थी, उनकी कीमत, हर एक कपड़े की कीमत 3000 या उनसे ज्यादा थी। यानी कि साप्ताहिक बाजार के कपड़ों की तुलना में लगभग 5 गुना यह कीमत अधिक थी। सुजाता कविता से फुसफुसाती हुई बोली। कौन? सुजाता कविता से फुसफुसाती हुई बोली, मैं तुम्हें एक दूसरी दुकान पर ले चलूंगी जहां अच्छी किस्म का कपड़ा ज्यादा ठीक दामों पर मिल जाएगा। यानी कि सुजाता ने कविता से कहा कि यहाँ मॉल में से रेडीमेड कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि मैं आपको कम दाम वाली एक अच्छी सी रेडीमेड कपड़ों की दुकान दिखाऊंगी। यहाँ दोस्तों कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, देखो पढ़ो मेरे साथ साथ। आप क्या सोचते हैं सुरक्षा कर्मचारी ने सुजाता और कविता को अंदर जाने से रोकना क्यों चाहा होगा? यदि कहीं किसी बाजार में कोई आपको ऐसी ही दुकान में अंदर जाने से रोके तो आप क्या कहेंगे? यानी कि यहाँ जो घटना हुई कि एक जो सुरक्षा गार्ड था, उन्होंने यह कविता और सुजाता लिफ्ट में ऊपर जा रही थी, नीचे आ रही थी, आनंद ले रही थी। तो सुरक्षा कर्मी ने सोचा होगा कि यह दोनों महिलाएं कुछ खरीदने नहीं आई है, सिर्फ आनंद लेने आई है। इसीलिए सुरक्षा कर्मी ने घूरते हुए दोनों के सामने देखा होगा। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लो कि आप क्या सोचते हैं सुरक्षा कर्मचारी ने सुजाता और कविता को अंदर जाने से रोकना क्यों चाहा होगा? यदि कहीं किसी बाजार में कोई आपको ऐसी ही दुकान में अंदर जाने से रोके तो आप क्या कहेंगे? तो हम इसका उत्तर दे सकते हैं कि एंजल मॉल एक 5 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। कविता और सुजाता इसमें लिफ्ट से ऊपर जाने और नीचे आने का आनंद ले रही थी। यह कांच की बनी लगती थी और ये इसमें से बाहर का नजारा देखती हुई ऊपर नीचे जा रही थी। उन्हें यहाँ आइसक्रीम, बर्गर, पिज्जा आदि खाने की चीजें, घरेलू उपयोग का सामान, चमड़े के जूते, किताबें आदि तरह तरह की दुकानों को देखना आश्चर्यचकित कर रहा था। सुरक्षा कर्मचारी ने उन्हें कुछ इस तरह देखा कि वह इन्हें रोक देना चाहता हो, पर उसने कुछ कहा नहीं। सुरक्षा कर्मचारी को उनके इरादे अच्छे नहीं लग रहे थे। क्या? सुरक्षा कर्मचारी को कविता और सुजाता के इरादे अच्छे नहीं लग रहे थे, क्योंकि वे कुछ भी खरीद नहीं रही थी, बस इधर उधर घूम रही थी। यदि हमें ऐसे कोई रोकता तब हमें उसे यहाँ आने के उद्देश्य के बारे में बताना होगा। यानी कि हम यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं वो हम सुरक्षा कर्मी को बताएंगे। आगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल की बात करें तो इस प्रकार अभी हमने 2 प्रकार के बाजार देखे। पहला था साप्ताहिक बाजार। कल के वीडियो में हमने साप्ताहिक बाजार के बारे में बात की। और दूसरा पड़ोस की दुकानों का बाजार। तो शहर में कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं। क्या? साप्ताहिक बाजार, पड़ोस की दुकानों का बाजार। इसके अलावा शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं। इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब तो कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें, क्या बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेगी, जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती है।
इन्हें मॉल कहा जाता है। इमेज में आप देख सकते हैं, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि मॉल किसको कहा जाता है। तो आपको उत्तर लिखना चाहिए कि कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेगी, जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती है। इन्हें मॉल कहा जाता है। इन शहरी दुकानों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान भी मिलता है। क्या? बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान यह शॉपिंग मॉल में मिलता है, और कुछ बिना ब्रांड का सामान भी मिलता है। विज्ञापन वाले अध्याय में आपने पढ़ा था दोस्तों, मैंने आपको एक एडवर्टाइजमेंट वाला जो अध्याय था वो पढ़ाया था। तो यह अध्याय में हमने पढ़ा था कि ब्रांडेड सामान जिसे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे करके बेचती है वो काफी महंगा होता है। यानी कि जो ब्रांडेड चीजें होती है उनका दाम, इनकी कीमत ज्यादा होती है। कंपनियां अपने ब्रांडेड उत्पादों को बड़े शहरी बाजारों और अपने विशेष शोरूम में बेचने के लिए रखती है। बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना में इस ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ केवल कुछ लोग ही उठा पाते हैं। इमेज में देखिए क्या लिखा है, वुडलैंड। वुडलैंड क्या है? एक लग्जरियस उत्पादों की कंपनी है जो शूज, बेल्ट, घड़ी जैसी चीजों का उत्पाद करती है और बेचती है। और वुडलैंड के अपने अलग से शोरूम भी होते हैं। कैसे शहरों में? बॉम्बे, कोलकाता, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में वुडलैंड के शोरूम होते हैं। तो ये कंपनियां अपने ब्रांडेड उत्पादों को बड़े शहरी बाजारों और अपने विशेष शोरूम में बेचने के लिए रखती है। बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना में इस ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ केवल कुछ लोग ही उठा पाते हैं, यानी कि वीआईपी लोग ही ऐसी लग्जरियस चीजें खरीदते हैं। यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसा क्यों होता है कि लोग मॉल में दुकानदारों से मोल तोल नहीं करते हैं, जबकि साप्ताहिक बाजारों में ऐसा खूब किया जाता है। क्वेश्चन क्या है कि लोग मॉल में दुकानदारों से मोल तोल नहीं करते, जबकि साप्ताहिक बाजारों में ऐसा खूब किया जाता है। ऐसा क्यों? तो हम इस क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं कि ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मॉल में हर चीज की मात्रा पहले से निश्चित होती है। क्या? मॉल में हर चीज की मात्रा पहले से निश्चित होती है। सभी चीजें ब्रांडेड होती है। कई लोगों को खुद ही शर्मसी महसूस होती है जब वे मॉल में मोल तोल करते हैं। क्या? लोग खुद ही शर्म महसूस करते हैं यदि वो मॉल में मोल तोल करते हैं, जबकि साप्ताहिक बाजार का वातावरण देखकर ही लोग मोल तोल करने लगते हैं, क्योंकि वहां सभी दुकानदार साथ में ही बैठे होते हैं। और अगर कोई मोल तोल से नहीं मानता है तो वहां इतने और दुकानदार उस व्यक्ति को अपने पास बुला लेता है कि उन्होंने कोई चीज का दाम कम नहीं किया है, लेकिन मेरे पास है, आप मेरे पास चले आओ, ऐसे दुकानदार बोल देते हैं खरीदार को। यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है कि आपको क्या लगता है, आपके मोहल्ले की दुकान में सामान कैसे आता है? पता लगाइए और कुछ उदाहरणों से समझाइए। क्या आपको क्या लगता है, आपके मोहल्ले की दुकान में सामान कैसे आता है? पता लगाइए और कुछ उदाहरण से समझाइए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हमें देना चाहिए कि हमारे मोहल्ले में सामान दुकानदार थोक में लाते हैं। जैसे हम किसी दुकान पर जाकर एक नमक का पैकेट लेंगे, लेकिन मोहल्ले की दुकान वाले व्यापारियों से नमक के कई सारे पैकेट और भी अत्यधिक चीजें इकट्ठे में लाते हैं। यानी कि जो व्यापारी है वो होलसेलर से सभी चीजें थोक मात्रा में लाते हैं। एक तरफ होता है होलसेलर, दूसरी तरफ होता है रिटेलर। होलसेलर से रिटेलर चीजें खरीदता है और रिटेलर से कंज्यूमर चीजें खरीदता है। और होलसेलर कहां से चीजें खरीदता है? कंपनियों से। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि थोक व्यापारी की भूमिका जरूरी क्यों होती है? तो हमें उत्तर देना चाहिए कि थोक व्यापारी की भूमिका इसीलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें ही थोक व्यापारी कहा जाता है। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा या संख्या में सामान खरीद लेता है। आगे बात करें इसी आंसर में, तो जैसा सब्जियों का थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदता है, लेकिन वह बड़ी मात्रा में 25 से 100 किलो तक सब्जियां खरीद लेता है। इन्हें वह दूसरे व्यापारियों को बेचता है। यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी
जो अंततः वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। यानी कि जो रिटेलर कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचता है वो खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। इससे दुकानदारों को सभी चीजें समय से मिलती है और इधर उधर ज्यादा घूमना भी नहीं होता, क्योंकि कुछ थोक व्यापारी तो श्रव्य दुकान पर यानी कि रिटेलर दुकान पर आकर सामान दे जाते हैं। एक बार फिर से देख लो, यहाँ हमें पूरी व्यापार की श्रृंखला को समझाया गया है कि थोक व्यापारी की भूमिका जरूरी क्यों होती है। तो हमें उत्तर लिखना है कि थोक व्यापारी की भूमिका इसीलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें ही थोक व्यापारी कहा जाता है। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा या संख्या में सामान खरीद लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ सब्जी का उदाहरण दिया गया है कि सब्जियों का थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदता है, जबकि वह बड़ी मात्रा में 25 से 100 किलो तक सब्जियां खरीद लेता है। इन्हें वह दूसरे व्यापारियों को बेचता है। यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी ही होते हैं। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तु उपभोक्ता को बेचता है वो खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। इससे दुकानदार को सभी चीजें समय से मिलती है और इधर उधर ज्यादा घूमना भी नहीं होता, क्योंकि कुछ थोक व्यापारी तो श्रव्य दुकान पर आकर सामान दे जाते हैं, यानी कि रिटेलर से वो अपना सामान भेज देते हैं। यानी कि जो वॉल सेलर है वो अपना व्हीकल रिटेलर की दुकान पर ले जाता है और वहां उन्हें आवश्यक सभी चीजें प्रोवाइड कर देता है। आगे बाजारों की श्रृंखला की बात करें तो पहले हिस्से में आपने विभिन्न तरह के बाजारों के बारे में पढ़ा जहां हम सामान खरीदने जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ये सभी दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहां से लेकर आते हैं? तो दोस्तों मैंने आपको यह क्वेश्चन में ही समझा दिया कि दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहां से लेकर आते हैं? होलसेलर से। सामानों का उत्पादन कारखानों, खेतों और घरों में होता है, लेकिन हम कारखानों और खेतों से सीधे सामान नहीं खरीदते हैं। चीजों का उत्पादन करने वाले भी हमें कम मात्रा में, जैसा कि 1 किलो सब्जी या 1 प्लास्टिक कप आदि बेचने में रुचि नहीं रखेंगे। क्या जहां पर ऐसे प्लास्टिक कप बनाए जाते हैं तो क्या यह फैक्ट्री वाले हमें केवल 1 कप देने में रुचि रखेंगे? नहीं रखेंगे। थोक मात्रा में वो कप बेचेंगे। किसको? होलसेलर को। तो वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। मैंने आपको बताया क्वेश्चन के आंसर में, पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा या संख्या में सामान खरीद लेता है। जैसे सब्जियों का थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदता है, बल्कि वह बड़ी मात्रा में 25 से 100 किलो तक सब्जियां खरीद लेता है। इन्हें वह दूसरे व्यापारियों को बेचता है। यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी ही होते हैं। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है वो खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। क्वेश्चन के आंसर में यह सभी बात मैंने आपको बता दी। और यह वही दुकानदार होता है जो आपको पड़ोस की दुकानों, साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता मिलता है। दिल्ली के 10 थोक बाजार में से 4 ऊपर दिए नक्शे में दिखाए गए हैं। यानी कि दिल्ली में जो वॉल सेलर मार्केट है इनमें से 4 मार्केट यह नक्शे में दर्शाए गए हैं। यहाँ पर देखो कि दिल्ली का आजादपुर, केशवपुर, दरियागंज, ओखला यह दिल्ली के वॉल सेलर मार्केट है। और यह मार्केट पूरे भारत देश में, कहां पर? पूरे भारत देश में अपना सामान बेचते हैं। किसको? रिटेलर को। हम इसे यहां दिए गए उदाहरणों से समझेंगे कि हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है। यहाँ वस्तुएं पहले पहुंचती है और यहीं से वे अन्य व्यापारियों तक पहुंचती है। सड़क किनारे की दुकान का छोटा व्यापारी, जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा था, बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी से खरीदता है। क्या? यहाँ हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे कि पूरी व्यापार श्रृंखला क्या है। हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है। यहाँ वस्तुएं पहले पहुंचती है, यानी कि जहां प्रोडक्शन होता है वहां से सीधा माल वॉल सेलर के पास पहुंचता है और वॉल सेलर का भी एक अलग से मार्केट होता है।
और यहीं से वे अन्य व्यापारियों तक पहुंचती है चीजें। सड़क किनारे की दुकान का छोटा व्यापारी, जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा था, बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी से खरीदता है। हो सकता है कि वह बड़ा व्यापारी अपने से भी बड़े थोक व्यापारी से स्वयं सामान खरीदता हो। शहर का बड़ा थोक व्यापारी प्लास्टिक का यह सामान कारखाने से खरीदता है और इन्हें बड़े गोदामों में रखता है। हो सकता है कि होलसेलर हो, वो अपने से भी बड़े व्यापारी से यह सामान खरीदता हो, या तो जहां पर प्रोडक्शन होता है सीधा वहां से खरीदता हो और इन्हें बड़े गोदामों में स्टोर किया जाता है। इस तरह से बाजार की एक श्रृंखला बनती है। जब हम एक सामान खरीदते हैं तब हम यह ध्यान नहीं देते हैं कि वह सामान किस किस के पास से सफर करता हुआ हम तक पहुंचता है। तो दोस्तों, यहाँ व्यापार श्रृंखला की बात हमने समझी। आगे के पार्ट में हम इसी अध्याय की बात करेंगे। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। टेक केयर एंड जय हिंद।